उत्तराखंड से अपनी लंबी यात्रा की ओर बढ़ती निर्मल, क्लांत और शांत जीवनदायिनी गंगा। हजारों हजार वर्षों से सनातन धारा में प्रवाहित इस भूमि द्वारा रचित कविता को इसके बिंबों में, इसकी संस्कृति में और इसकी परंपराओं में साफ पढ़ा जा सकता है। जरूरत है आपदाओं से जूझते इस प्रदेश के मनोबल को वापस उठाने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलिराम हेगड़ेवार द्वारा विजयदशमी के दिन हुई। इसी दिन संपूर्ण देश अपने नायक भगवान राम की जीत और बुराई के प्रतिबिंब रावण की हार को पर्व के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए कार्यरत रहा। स्वयंसेवक, जो इस संघ का आधार स्तंभ हैं, के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार के मत को प्रचारित किया गया। देश के भीतर इस सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन ने इसी भावना के तहत कार्य किया। समाज में समय समय पर दैवीय आपदा जब आते हैं तो स्वाभाविक रूप से जनता की सेवा करना, उनके राहत कार्य पहुंचाना, उनको उस संकट से पार कराना, यह एक काम स्वाभाविक रूप से समाज में लोगों को करना चाहिए, ऐसे हम मानते हैं। इसलिए स्वयंसेवक का तत्पर होकर तुरंत वहाँ दौड़ता है। हम कहते हैं का संघ के अंदर गीत की पंक्ति है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। तो इसलिए देश हमको इतना सब देता है तो हमें स्वाभाविक रूप से उस ऋण को चुकाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर स्वाभाविक रूप से समाज के सब वर्ग आते हैं और इसलिए संघ के अंदर जो श्रमिक है, श्रम को करने वाले लोग हैं, उनका भी उसी प्रकार का समावेश है। संघ सेवा कार्यों के द्वारा समाज के अपने ऐसे जो अभावग्रस्त लोग हैं या श्रमिक हैं, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो और वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों, इस दृष्टि से देश भर के लाखों सेवा कार्यों के माध्यम से प्रयास करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तराखंड के अंदर भी इसी प्रकार के सेवा कार्य ऐसे समाज के लोगों में खड़े किए। संघ का मूल काम है अच्छे लोगों का निर्माण करना, अच्छा व्यक्ति समाज में बनाना। वो जो अच्छे व्यक्ति निर्मित होते हैं वो समाज की जैसे जैसे आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुसार समाज में वो सेवा के काम करते हैं। अपने उत्तरांचल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा के काम अपने संघ के स्वयंसेवक, अपने संघ के कार्यकर्ता वो भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा के काम करते हैं। केदार घाटी है, बद्रीनाथ धाम है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, इनको केंद्र मानकर और सेवा कार्य प्रारंभ किए। एकल विद्यालय प्रारंभ किए। छोटे छोटे गांव हैं, कहीं 10 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, तो इसलिए एक अध्यापक एक स्कूल, ऐसी हमने परंपरा शुरू की। वहाँ पर हमने चिकित्सालय शुरू किए, गांव-गांव के लिए मेडिकल वैन की व्यवस्था की, छात्रावास शुरू किए। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे, परिवार में दुखद घटना हो गई, व्यापार खत्म हो गया, मकान खत्म हो गया, बच्चे कहाँ रहें, कैसे रहें, तो उन बच्चों के लिए हमने अलग अलग स्थानों पर छात्रावास शुरू किए हैं। इनके माध्यम से उनके अंदर स्वावलंबन भी निर्माण होता है, उनके अंदर शिक्षा का भाव भी निर्माण होता है और संस्कार भी आता है। ये यात्रा उन तमाम जनजातीय एवं सीमांत क्षेत्रों से गुजरते हुए समझने की कोशिश करेगी उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चल रहे सेवा कार्यों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक निहितार्थ को, जिसके माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्राणी को भी
मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस यात्रा का पहला पड़ाव बना टोंस घाटी पर स्थित सीमांत गांव नेटवाड़। कृषि प्रधान इस क्षेत्र के ये लोग अपने आप को कर्ण का वंशज कहते हैं। कर्ण शैल के राजा जिन पे बसा ये सुंदर मंदिर अपने भीतर इस गांव के सांस्कृतिक इतिहास को समेटे है। गांव ऐसे हैं जो वास्तव में सड़क से बहुत दूर जिनका अस्तित्व है। वहाँ के लोगों की जीविका केवल भेड़ पालन, बकरी पालन यही है। बहुत कम मात्रा में खेती होती है या फिर सेब के बाग हैं। शिक्षा वहाँ पर इतना अच्छा जो है, हम नहीं कह सकते कि शिक्षा बहुत अधिक वहाँ पर चल रही है। तो डॉक्टर साहब के ही निर्देशन पर वहाँ पे छात्रावास प्रारंभ किया गया और एक 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का विद्या मंदिर प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति द्वारा संचालित ये परिसर इस सीमांत क्षेत्र में जुझारू रूप से कार्यरत है। आसपास के गांवों में शिक्षा और सेवा का एकमात्र केंद्र जो 47 से ज्यादा छात्रों के लिए स्थायी छात्रावास और भोजन की व्यवस्था किए हुए है। व्यवस्था और अनुशासन इन छात्रों के भीतर मानवीय गुणों का निर्माण करते हैं एवं इनको अपने भविष्य के लिए प्रेरित भी। शिक्षा से व्यवस्था का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने क्षेत्र में सुधार के साथ साथ नई व्यवस्थाओं को भी जन्म देता है। एक विद्यालय की जरूरत व्यवस्थाओं से पिछड़े इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2006 में पूरी हुई। इस प्रकल्प को यहाँ पर नेटवाड़ में स्थापित और संचालित करने का जो ध्येय था वो ये था कि ये जो क्षेत्र है, ये पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर जीवन की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका नितांत अभाव है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, यातायात। आज भी इस क्षेत्र में लोग 25 से 30-35 किलोमीटर तक पैदल चल करके अपने नित्य प्रति दैनिक जीवन की वस्तुओं को अपनी पीठ पर ढो करके ले जाते हैं। और सीमांत और गरीब क्षेत्र हैं। हम गरीब परिवार के बालकों को यहाँ पर ला करके उनको शिक्षा के माध्यम से सशक्त और चरित्रवान बना करके देश, समाज और राष्ट्र के लिए उनका योगदान हो और वो सशक्त बन करके देश के लिए अपना योगदान प्रदान करे। इसी उद्देश्य से ये दानवीर कर्ण सेवाश्रम प्रकल्प नेटवाड़ में हम सब लोग संचालित कर रहे हैं। इस यात्रा का अगला पड़ाव है उत्तर काशी जिले का मनेरी गांव। उत्तर काशी आज 1991 के भूकंप के भयावह त्रासदी को भूलता हुआ आगे बढ़ चुका है, मगर एक पूरी पीढ़ी के मानसिक पटल पर वो आपदा हमेशा के लिए अंकित हो गई। पच्चीस साल बाद एक नई पीढ़ी उभर कर आई, जिसके लिए इस जीवन को नए सिरे से जीने की आस है। जिले के इस झामक गांव को
1991 के भूकंप में सबसे ज्यादा क्षति पहुंची थी। त्रासदी की वो छवियां आज भी इस गांव में देखी जा सकती हैं। उस त्रासदी से इस गांव के हर परिवार ने अपना एक सदस्य खो दिया। आज भी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ के निवासियों को मीलों की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। आज यहाँ पर रहने वाली जनता अपने और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया सवेरा खोज रही है। इनकी इस खोज में हाथ बटाता है इस क्षेत्र में चलने वाला ये विद्यालय। मैं इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हूँ। ये विद्यालय चलता है शिशु से लेकर चतुर्थ तक चलता है। ये हमारा स्कूल जो चलता है ये देवी आपदा पीड़ित से इसका सहयोग होता है। थोड़ा बहुत सहयोग यहाँ से होता है। थोड़ा बहुत हमारा जो विद्यालय में बच्चों की फीस वगैरह आती है उससे हमारा ये विद्यालय चलता है। हमारे यहाँ तो 25 छात्र हैं और 4 हम स्टाफ में हमारे 4 टीचर्स। हमारे आसपास के क्षेत्र में 8 विद्यालय और हैं। 9वां हमारा है। 9 विद्यालय हमारे पूरे। ये 10 किलोमीटर की दूरी में और भी विद्यालय हैं जो जैसे पटवाड़ी साइड में और जगह हैं। ये हमारा और इस क्षेत्र में हमारा इस जगह पे हमारा ये विद्यालय चलता है। इस क्षेत्र में तमाम तरह के सेवा कार्यों का श्रेय मनेरी गांव के सेवा आश्रम को जाता है। पच्चीस साल में इस परिसर ने अपने आप को लोगों तक पहुंचाया और फैलाया। आज 3 बीघे में फैले इस सेवा आश्रम में 60 से ज्यादा छात्र स्थायी रूप से रहते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस सेवा परिसर के पीछे अनेक स्वयंसेवकों ने आज इस आश्रम को लोगों के बीच इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां पर लोगों के भीतर का विश्वास इस परिसर के साथ साथ खड़ा है। 1991 7 जुलाई को ही मेरी शादी हुई थी। तब भूकंप आया था। तब उस वक्त हम नैनीताल में थे तो नैनीताल से यहाँ भी जा गया। तो उसके बाद फिर 6-7 महीने बाद ये मुझे जब यहाँ लाए तो ये मुझे यहाँ लाने के लिए यहाँ आने के लिए भी रोकते थे। बोलते यहाँ ऐसा भी आने का स्थान नहीं है, बहुत कठिन है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ लाशें पड़ी हैं। हम रात दिन जो है गिनती कोई हिसाब नहीं है, मतलब जलाने का कोई हिसाब नहीं, सीधे हम गंगा जी में डाल रहे हैं। ऐसे दृश्य में अभी आपको आना उचित नहीं है। तो बस 7 महीने बाद जब मैं यहाँ आई जुलाई में तो उस वक्त ये सारी एक स्थान है क्या कहते हैं पुल के पास, वहाँ पर इनका टेंट लगा हुआ था। वहीं सभी कार्यकर्ता रहने की व्यवस्था थी। और टेंट कैसा था, उसके चारों ओर भालू, शेर, सांप, अजगर कुछ भी आया करते थे। तो टेंट के अंदर सोते नहीं थे, ना रहते थे, ना मात्र थोड़ा छाया के लिए अंदर बैठते थे। रात को भी जागा रहना पड़ा था। चारों ओर टेंट के चारों ओर नाली खोदे गई थी, उसमें बड़े बड़े सर्प है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ऐसे आएगा थे। कठिन जोन था। ये जो हम यहाँ पर आज जो ये ज़मीन है जिस पर अपने भवन बने हैं, ये जगह एक साथ नहीं मिली। शुरुआती दौर में सिर्फ एक कार्यालय खोला राहत के लिए, लेकिन ये धीरे जैसी आवश्यकता बढ़ती गई, इतना अपने पास धन भी नहीं था, वैसे वैसे हम इसको बनाते गए। और आज हम इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि अपना इस क्षेत्र में कोई भी काम होता है, वो चाहे संघ का हो, चाहे विद्या भारती का हो, चाहे दैवी आपदा का भी हो, हमें किसी भी गांव में जाने से कोई परेशानी नहीं। आज हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में है, वहाँ चाहे एकल विद्यालय के माध्यम से है या विद्या भारती के माध्यम से है या संघ के माध्यम से है। लेकिन आज हमारे पास जो पूर्व में कभी
लाल घाटी के नाम से जानी जाती थी, वो आज भगवा घाटी हो चुकी है। इस सेवा आश्रम के आधार स्तंभ रहे डॉक्टर नित्यानंद जी ने इसी कमरे में रहते हुए अपना पूरा जीवन इन पहाड़ियों के लिए समर्पित कर दिया। इसी समर्पण ने उन्हें जो दूरदर्शिता प्रदान करी, वही कारण बना इस भूकंप निरोधी भवन के निर्माण में। अगली सुबह उत्तरकाशी के एक और छात्रावास के ये बच्चे हर हफ्ते की तरह अपने मोहल्ले, मंदिर और सड़कों की सफाई करते हुए भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान ने इन छात्रों को ये करने के लिए नई ऊर्जा प्रदान की है। – 2005 में बना ये छात्रावास आज 76 छात्रों का निवास स्थल है, जहां पर ये अपना छात्र जीवन व्यतीत करते हुए शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। यहाँ पर रहने वाले एवं पढ़ने वाले सभी छात्र पर्वतीय क्षेत्र के उन गांवों से आते हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 8000 फुट ज्यादा है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और हमारा एमएस एक्सेल खुल जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंटर मारेंगे। ठीक है। परिसर के इस खाली स्थान पर नया भवन प्रस्तावित है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में पुनर्वास की जरूरतें लगातार बनी रहती हैं। 2013 की केदार घाटी आपदा के बाद ये जरूरत वापस खड़ी हो गई है। यात्रा का अगला पायदान बना टिहरी, जहां 2013 की आपदा के बाद नया छात्रावास बनाया गया। धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है, जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर मिटाना है। एक देश का भाव जगाए भारत सबकी माता है। धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। भारत के टिहरी का ये छात्रावास इन छात्रों के मस्तिष्क से 2013 में आई आपदा की छवियों को निकालने में तत्पर है, मगर जिन्होंने अपने माता पिता को इस आपदा में खोया, उनके लिए ये घटना जीवंत हो उठती है। आपदा के समय पापा जी की डेथ हुई केदारनाथ में, और आपदा के बाद अप्रैल 2014 में मैं छात्रावास में आया और श्रीमती आसन होटल हमारे यहाँ की केदारनाथ विधानसभा की पूर्व विधायक थे, उनके द्वारा मैं यहाँ आया और अप्रैल 2014 से ये पहली 12 के बाद BSc करूँगा, उसके बाद आगे बस आगे। तो पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा और ये सोच है मेरी कि मतलब अच्छा पढ़ूँगा, और मैं वर्तमान समय में मतलब काफ़ी अच्छा स्तर पे हूँ, मतलब अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ और आगे भी यही करूँगा। और बाद में गांव घर के लिए सोचूंगा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। त्रासदी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन छात्रों के भीतर उत्साह के उस भाव को जन्म दिया है जिसको ये छात्र त्रासदी के बाद पीछे छोड़ चुके थे। आज एक नई सुबह इनके इंतजार में है। इसी यात्रा का अगला पड़ाव बना गुप्त काशी।
ये चिकित्सा इकाई 2013 की आपदा के बाद बनाई गई। इसी क्षेत्र में ही संघ की प्रेरणा से सभी प्रकार की आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से युक्त निर्माणाधीन ये अस्पताल जल्द ही पूर्ण होगा। जिसके बाद ये सेवा भाव से इस क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करता रहेगा। हर रोज कर्णप्रयाग के आसपास के गांवों में ये चिकित्सा वाहन इलाज के लिए जाता है, जिसमें एक चिकित्सक और एक सहयोगी उपस्थित रहता है। हम लोग जो है गांव में निःशुल्क चिकित्सा सेवा देते हैं और हफ्ते में हमारे 6 कैंप लगते हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पे हैं। जिन गांवों में दवाई की सुविधा नहीं है उन जगहों पे हम दवाइयाँ वितरित करते हैं। और सोमवार को हम नंदासेन बेनोली में जाते हैं गांव में, वहाँ दवाई देते हैं। मंगलवार को सिदोली में जाते हैं और बुधवार को बैनीताल, बृहस्पतिवार को खेत गदेरा, शुक्रवार को नैनीसैण और शनिवार को कुमेड़ा गांव में। लगभग गांव में हम 50-60 पेशेंट जो है देखते हैं प्रत्येक दिन। इस बीच हमारे 7-8 गांव आते हैं, तो हर गांव को देखते हुए सभी गांव में दवाइयाँ वितरित करते हैं। इस तरह के चिकित्सा वाहन उत्तराखंड में संघ की प्रेरणा से चल रहे चिकित्सा इकाइयों की तरह ही काम करते हैं। पूरे प्रदेश में चल रहे ऐसे 4 चिकित्सा वाहन 70 केंद्रों पर जाते हैं, जहां पर इलाज के साथ साथ चिकित्सा संबंधी कार्यशालाओं का भी आयोजन होता है। आज सारणी के हिसाब से ये वाहन रुड़की के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पहुंचा है। एक साइड में पेशाब करने में कोई दिक्कत? कब से हो रहा है? क्या नाम है? मंजीत। वो कहाँ मारा निशान? हल्द्वानी के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शैक्षिक संगठन विद्या भारती द्वारा संचालित इस सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र एवं छात्राएं मुस्लिम परिवारों से आते हैं। बाकी सभी परिसरों की तरह यहाँ पर भी इन बच्चों की औपचारिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। समय समय पर होने वाले मिलन समारोहों के तहत आज इन बच्चों के माता पिता विद्यालय आए हुए हैं। हमारे परिवार के यहाँ पर जो है 5 बच्चे पढ़ते हैं। 2 बच्चे मेरे पढ़ते हैं, दोनों बेटियाँ हैं मेरी, एक यूकेजी में है, एक 5th में है और एक बच्ची हमारे छोटे भाई की पढ़ती है, नर्सरी में है वो अभी, और 2 बच्चे बड़े भाई के पढ़ते हैं, लड़ते हैं। बेहतर पढ़ाई है यहाँ, पूरी सुविधा मिलती है यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो बच्चे अगर पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको ये 1-1 घंटा 2-2 घंटा अलग से भी स्कूल टाइम से अलग भी टाइम देते हैं और पढ़ाते हैं। उसमें कोई उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाती और बच्चों को जो भी बेहतर सुविधा हो सकती है मुहैया यहाँ पर ये कराते हैं। मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छा, जैसे कुछ आता नहीं था उससे कुछ भी, अब यहाँ पर बहुत कुछ आता है। इंग्लिश में ही सब बोल लेता है, हिंदी में। मेरे जो बच्चे 3 यहाँ से पढ़ के गए 6ठी क्लास तक, बहुत बढ़िया पढ़ाई है, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं आचार्य जी और बहुत देखभाल करते हैं बच्चों की। बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ाते हैं बच्चों को और हर एक से मोहब्बत भी करते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी किस्म का।
माता की भारत माता की भारत माता की देश के शहीदों की देश के शहीदों की देश के शहीदों की देश के शहीदों की भारत माता की। गुप्त काशी के इस छात्रावास को 2013 की भयानक त्रासदी के बाद बनाया गया, जहां पर रहने वाले ये बच्चे लगन और मेहनत से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें लगभग 25 गांव के विद्यार्थी पढ़ते हैं और 25 गांव के ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी जो केदारनाथ आपदा में जिनका घर से परिवार से जन धन हानि हुई हो, ऐसे बच्चों को आरएसएस ने छात्रावास में रखा है। उसमें से ऐसे बच्चे थे जिनके घर में मम्मी माँ और पिताजी नहीं हैं और दादाजी उनका लालन पालन करते हैं। अभी हाल ही में उनके दादाजी की मृत्यु हो गई है। अब वो बिल्कुल अनाथ हैं। अब उसको दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति बहुत अच्छे से चला रही है। उनका भोजन और कपड़े पूरा उनका खर्चा उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति देखती है। देश को अपनी माता मानते इन बच्चों द्वारा शाम की यह आरती बाकी परिसरों की तरह मन को स्पर्श कर जाती है। और अब ये यात्रा चल पड़ी इस देश के आखिरी गांव माना। समुद्र तट के 10,180 फुट पर बसे इस गांव में सांसों में जा रही ऑक्सीजन की मात्रा मैदानी क्षेत्रों से काफी कम है। हरियाली घट चुकी है और गांव ज्यादा दूरियों पर बसे हैं। आज भी ये गांव भारतीय संस्कृति से जुड़े चिन्हों को सहेजे है। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बैतुआ और जमुना के द्वीप में आपका जन्म हुआ, इसलिए आपका नाम पड़ा द्वैपायन। गांव में ही बसा ये प्राथमिक शिक्षा बाल विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबद्ध शैक्षिक संगठन विद्या भारती द्वारा संचालित किया जाता है। ठंड नजदीक होने के कारण 3 महीने के लिए इस विद्यालय को बंद कर दिया जाता है और यहाँ के छात्र नीचे की पहाड़ियों के विद्यालयों में भेज दिए जाते हैं। उत्तराखंड में विद्या भारती के 772 विद्यालय कार्यरत हैं, जिसमें 1,21,621 छात्र एवं छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके विद्यालयों की शाखाएं सुदूरवर्ती सीमांत गांव एवं जनजातीय क्षेत्रों में भी हैं। इस संस्थान की यही उपस्थिति एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जोर देती है, जिसका अगला पायदान पूरे राष्ट्र में एकल शिक्षा प्रणाली का है। और पहला विकल्प है टेबल, इंसर्ट टेबल, ठीक है? उसमें क्लिक करने से एक टेबल बनाने की विधि है। उत्तराखंड में विद्या भारती के इसी फैलाव ने इस प्रदेश को आपदाओं से जूझने में मदद की। सामान्यतः विद्या भारती के कार्य की रचना ऐसी है कि उत्तराखंड के हर छोटे से छोटे स्थान का
संबंध विद्या भारती के विद्यालयों के साथ है। विद्या भारती के एक सारे देश में एक नेटवर्किंग है। उत्तरकाशी में अगर कोई भूकंप आया या त्रासदी हुई तो कन्याकुमारी के केंद्र से भी के आसपास जो विद्यालय चलते हैं उनका भी सहयोग आया। कच्छ में विद्यालय चलता होगा वहाँ से भी सहयोग आया। तो वो है, और फिर बाहर से आने वाले लोग भी सहयोग करने के लिए आते हैं, तो जिन पर विश्वास होता है कि सहयोग दिया जा रहा है ठीक प्रकार से जाएगा, उसमें सहयोग करते हैं। मैदानी इलाकों में पहुंचने से पहले पर्वतीय क्षेत्र का आखिरी पड़ाव बना माकटी पोखरी में जौनसारी जनजाति के बच्चों का एक छात्रावास। उत्तराखंड में 5 प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं: जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा एवं भोटिया। इन जनजातियों में सबसे ज्यादा आबादी जौनसारी की है। ये इस जनजातीय आबादी का 38.78% है और 356 गांवों में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर है थारू जनजाति, जो कि जनजातीय आबादी का 32.5% है और ये 141 गांवों में पाए जाते हैं। तीसरे स्थान पर है भोटिया, जो कि इस आबादी का 14.78% है और ये 291 गांवों में पाए जाते हैं। चौथे स्थान पर है बुक्सा, जो कि इस आबादी का 13.67 और ये 173 गांवों में पाए जाते हैं। पांचवें स्थान पर है राजी जनजाति, जो कि मात्र इस जनजातीय आबादी का 0.27% ही है और मात्र 8 गांवों में पाए जाते हैं। ऐसे सब जनजातियों के अंदर संघ ने उनकी समस्याओं को समझते हुए और उनमें सेवा कार्य शुरू की, और इसलिए आज खटीमा क्षेत्र के अंदर और सितारगंज जिसको हम बोलते हैं, भोटियों के अंदर, थारुओं के अंदर, मुक्साज के अंदर, इन सभी क्षेत्रों में हमारे सेवा कार्य हैं। इन सेवा कार्यों के माध्यम से हम प्राचीन अपनी संस्कृति, राष्ट्रता, उसके संस्कार देने के काम करते हैं। यह स्थान जो है शहरी क्षेत्रों से दूर, और यहाँ पर जो यातायात की सुविधाएं हैं काफ़ी कम हैं, और लोगों की जो आर्थिक स्थितियाँ भी जो है अच्छी नहीं हैं। और यहाँ पर जो ये छात्रावास जो संचालित किया जा रहा है उत्तरांचल उत्थान परिषद के द्वारा संचालित है, और ये जो जनजाति प्रकल्प है, यहाँ पर जौनसारी नामक जो जनजाति के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार और इनको संस्कारित करना जो है यहाँ की जो इस छात्रावास है इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि ये लोग भी जो है अन्य जो क्षेत्रों के लोग हैं उनके स्तर तक जो इनको लाया जा सके। सितारगंज में चल रहा ये जनजातीय प्रकल्प थारू जनजाति के बच्चों को नई दिशा देने में कार्यरत है, जहां पर लगन एवं मेहनत से ये बच्चे समाज की मुख्यधारा में बढ़ने के लिए तत्पर हैं। जो थारू जनजाति है ये विशेष रूप से महाराणा प्रताप के वंश रखने को मानते हैं। अभी 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पर ये कुछ राणा आए और यहीं पर आकर बसे। एक प्रकल्प हमारा मंदिर का है। महाराणा प्रताप के जो वंशज थे, कुल देवता थे एक लिंगी जी महाराज, और यहाँ पर पुरातन काल से, प्राचीन समय से, जिस समय यहाँ पर
इस जाति के लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर वो मंदिर बनाया था। तो उसी का पुनर्निर्माण करके और एक ये भव्य मंदिर का निर्माण कराया है। यहाँ पर छात्रावास की योजना थी, तो दूसरा हमारा जो प्रकल्प है छात्रावास है। तीसरा एक संग्रहालय है, जहाँ पर ये जो जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं, इनकी पुरानी परंपराएं, संस्कृति, वाद्य, खेती करने के यंत्र, आभूषण, वस्त्र इत्यादि उसमें रखे जा सकें, जिससे कि जो आगामी आने वाली जो पीढ़ी है उसको याद रहे कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। पिछले दिनों हमने पूजनीय सरसंघ चालक जी को बुलाकर 28 फरवरी को यहाँ पर कार्यक्रम किया था, जिसमें लगभग 70,000 यहाँ के स्थानीय 2 खंडों के खटीमा और सितारगंज के लोग आए थे। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन भी हुआ, बड़ा उसका प्रभाव भी है इस क्षेत्र में। तो उसके माध्यम से हम ये सारे के सारे प्रकल्प चलाते हैं। यहाँ पर जो गरीब छात्र हैं, विद्यार्थी हैं थारू जनजाति के, उनको यहाँ पर ला के रखते हैं, उनका शिक्षण, उनका शारीरिक संस्कार, इस सब प्रकार का, और बिल्कुल मुफ्त में ऐसी उनको शिक्षा देते हैं। ऐसा ये केंद्र है। कई बार हमारा समाज कुष्ठ रोगी और उनके सगे संबंधियों की तरफ भिन्नता का व्यवहार रखता है। ये दूधिया बाबा छात्रावास ऐसे ही कुष्ठ रोगियों की मासूम बेटियों को समाज में उनका हक दिलाता है और मुख्य धारा से जोड़ता है। हमारा अगला पड़ाव है रुद्रपुर में वनवासी कन्या छात्रावास द्वारा संचालित उत्तर पूर्व की बहनों का सेवा प्रकल्प। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सेवा भारती द्वारा संचालित ये बहुआयामी परिसर समाज में औरतों के उत्थान के लिए कार्यरत है। ये औरतें जो अपने परिवार की जीविका का एक स्रोत हैं, अपना घर चलाने में सक्षम हैं। संघ की प्रेरणा से कार्यरत सेवा भारती उनके सहयोग में उनके साथ खड़ा है।
अपना जो ये केंद्र है इसमें हम महिलाओं के लिए दो सिलाई केंद्र चलाते हैं, जिसमें 2 शिफ्टों में, एक में 10 बहनें आती हैं, शाम को 6 बहनें आती हैं। उसके अलावा हम सौंदर्य प्रशिक्षण का भी यहाँ पर बहनों को रोजगार देते हैं, जैसे उनको ब्यूटिशियन का काम कराना। ऐसे ही अपनी बच्चियों के लिए हम लोग कंप्यूटर केंद्र चला रहे हैं यहाँ पर, जिसमें 18 बच्चे सुबह आते हैं और 13 बच्चे शाम को आते हैं। सेवा भारती का मूल उद्देश्य समाज के भीतर की जरूरतमंदों के लिए सेवा कार्य करना है। मेरी बेटी का नाम कशिश है, वो 3 साल से पढ़ रही है। पढ़ाई सही लगी आके तो मैं इसलिए भेजती हूँ। पढ़ने में भी सही है बच्चे, तो इस वजह से मैं यहीं भेजती हूँ। अच्छे संस्कार आए हैं, बड़ों का आदर करना, और पहले से पढ़ाई में भी सही हो गई है, तो बस इसी वजह से मैं यहाँ भेज देती हूँ। मैं वो टीचर बनना चाहती है कि मैं टीचर बनूँगी, मैम की तरह पढ़ाऊँगी कि मैं भी सबको। आगे बच्चों की मर्जी है क्या बनना चाहते हैं वो। सेवा भारती का उद्देश्य ये होता है कि जो अपने अर्बन एरियाज़ हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उनमें आपने देखा होगा कि कई जगह गंदी बस्तियाँ होती हैं, वंचित वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं, गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं, नशे के शिकार होते हैं, और स्थान की उनके पास कमी होती है। उनके घरों के अंदर अगर आप जाकर के देखेंगे तो अंधेरा, सीलन वगैरह ऐसी समस्याएं वहाँ पे हैं। इन समस्याओं के कारण कुंठाओं के कारण नशा, नशे के कारण लड़ाई झगड़ा, तो कुल मिला के हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग बहुत बुरी स्थिति में है। जो वर्ग अच्छी स्थिति में है उसका ये दायित्व है कि वो वहाँ जाए और उनके लिए कुछ सेवा के कार्य करे, उनके लिए कुछ अच्छा कर सके। इस यात्रा का गंतव्य बना हरिद्वार में बसा मां गंगा का ये तट, जहां पहुंचते हुए वो अपनी गति धीमी कर देती हैं। शायद हर साल पर्वतीय क्षेत्र में हो रही त्रासदियों की निराशा के कारण। इस पूरी यात्रा में एक बिंदु महत्वपूर्ण रहा, वो था इन सेवा कार्यों के द्वारा समाज के भीतर बढ़ रही सामाजिक समरसता। जहां ये सेवा कार्य जातीय, धर्म और वर्णभेद को जड़ से मिटाते हैं और वो एका पैदा करते हैं जो मां गंगा के इस पावन तट पर रोज देखने को मिलता है। मां गंगा और उनसे जुड़ने वाली वो तमाम नदियां ही तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन तमाम सेवा कार्यों की साक्षी हैं जो इन्हीं के द्वारा दिए गए जीवन में प्रवाह पैदा करते हैं एवं मन और कर्म से लगातार बढ़ते रहने की जिजीविषा भी।